प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे भारत शासन अधिनियम 1909। हमने इसको विस्तार से पढ़ा और इसकी चरम परिणति क्या हुई कि हमारे देश का विभाजन हुआ, क्योंकि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत इसी एक्ट के माध्यम से की गई थी। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अपने पिछले लेक्चर में इसका जिक्र किया था। कौन बनेगा करोड़पति में एक प्रश्न पूछा गया था। वो प्रश्न था 7 करोड़ का प्रश्न, और उसमें ये पूछा गया था कि ब्रिटिश व्यापारिक जहाज, यानी कि भारत में पहला ब्रिटिश व्यापारिक जहाज जो आया था उसका नाम क्या था, और उस जहाज को लाने वाले कमांडर का नाम क्या था। ये प्रश्न पूछा गया था कौन बनेगा करोड़पति में, और ये प्रश्न था 7 करोड़ का। तो मैंने इसके विषय में विस्तार से अपने लेक्चर में चर्चा किया हूं, और आज भी बता देता हूं कि भारत में पहला ब्रिटिश व्यापारिक जहाज जो आया था उसका नाम था हेक्टर, और उसको जो ले आए थे उसके कमांडर का नाम था विलियम हॉकिंस, और यह आया था 1608 ईस्वी में। भारत में पहली बार ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 1608 ईस्वी में आया हुआ था, और जो विलियम हॉकिंस था, इन्होंने उस समय सम्राट थे, राजा थे जहांगीर, उनसे परमिशन लेके सूरत में एक फैक्ट्री सेटअप किया था। ये 7 करोड़ का दोस्तों प्रश्न था, इसीलिए मैंने आपको इसमें साझा करना जरूरी समझा, क्योंकि हमने इसको अपने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1919। अब भारत शासन अधिनियम 1919 के विषय में हम लोग जानेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 में कि क्या क्या विशेषताएं की गई। इसमें केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया। जो आज हम लोग देख रहे हैं अपने देश में कि जो द्विसदन है हमारे देश में, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, तो कहां से शुरुआत हुआ? भारत शासन अधिनियम 1919 अधिनियम में ही केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया था। और इसके बाद इसी एक्ट में जो हमें बहस पर बजट करने का अधिकार मिला था, प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं मिला था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में मतदान करने का भी अधिकार मिला। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या बनाई गई कि इन्होंने केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची 2 सूचियां बना दी, कि अर्थात केंद्रीय सूची के विषयों पर जो है कानून केंद्र सरकार बनाएगी, और प्रांतीय सूची के विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाएगी। लेकिन सबसे विडंबना यह थी कि प्रांतीय सूची को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। प्रांतीय सूची को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। नंबर 1 कर दिया आरक्षित सूची, और नंबर 2 हस्तांतरित सूची। अब आरक्षित सूची में जो मुख्य विषय थे उसको तो अपने पास रख लिया, यानी कि गवर्नर जनरल ले लिया, और जो लोकल विषय थे सड़क निर्माण, शिक्षा, इसको जो है हस्तांतरित सूची में कर दिया। तो ये बहुत विवादात्मक बनी। क्यों? क्योंकि इसको द्वैध शासन प्रणाली बोला गया, क्योंकि जब आप प्रांतीय सूची बना दिए हो तो इसमें आपको 2 भागों में बांटने की जरूरत ही नहीं थी। तो इस प्रकार प्रांतीय सूची और केंद्रीय सूची का निर्माण हुआ। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत भी इसी एक्ट से मानी जाती है। और ये द्वैध शासन प्रणाली जो है, इसके जन्मदाता किसको माना जाता है? लायोनिल कार्टिस। लायोनिल कार्टिस को इसका जन्मदाता माना जाता है, और मेस्टन समिति की अनुशंसा पर यह द्वैध शासन प्रणाली लाई गई। जब इसका विवाद काफी बढ़ गया तो इस विवाद को सुलझाने के लिए मूडी मैन कमेटी का गठन किया गया, और मूडी मैन कमेटी में एक सदस्य जिन्ना भी था। एक सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना भी था, जो इसकी सीधी एंट्री भारत शासन अधिनियम 1919 से इस कमेटी से माध्यम से होती है, जो कि हमारे देश के विभाजन का सबसे दोषी अपराधी मोहम्मद अली जिन्ना ही माना जाता है। और ये द्वैध शासन प्रणाली 1926 से लेकर 1936 तक लागू रही। इसमें जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी, मुसलमानों के साथ साथ इन्होंने सिखों को भी जो है अलग से प्रतिनिधित्व देना शुरू कर दिया। इसी एक्ट के माध्यम से हाई कमिश्नर, जिसे आप उच्चायुक्त कहते हैं, महालेखाकार, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, भारत सरकार का महालेखाकार इलाहाबाद में भी है, लोक लेखा समिति, और प्रत्येक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब आप देख रहे हैं कि भारत के संवैधानिक विकास में हम लोग जो लोक सेवा आयोग देते हैं, महालेखाकार देखते हैं, लोक लेखा समिति देखते हैं, ये सब कहां से आया? धीरे धीरे भारत शासन अधिनियम 1919 से ही आया, जो कि हमारे संविधान में आज भी उसका हिस्सा है। और इसी एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष बाद
हम इसकी समीक्षा करेंगे कि ये शासन और शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है। तो इन्होंने क्या किया, 10 वर्ष बीतने भी नहीं पाया, उसके पहले ही 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में साइमन कमीशन के रूप में ये जो है भारत में आ गया इसकी समीक्षा करने के लिए। और इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हमारे देश के श्री शहीद हुए लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 17 नवंबर 1928 को लाहौर में लाठियों की चोट से शहीद हो गए। तो लाला लाजपत राय को हम आज विशेष रूप से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 17 नवंबर 1928 को लाहौर में लाठियों की चोट से उनकी मौत हो गई। और इनका जन्म हुआ था प्यारे दोस्तों 28 जनवरी 1865 को मोगा जिले के ठुड्डीके नामक गांव में हुआ था, जो कि मोगा जिला उस समय फरीदकोट जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1995 में फरीदकोट से काटकर इसे मोगा जिला बना दिया गया। तो अब प्रश्न अगर पूछा जाए कि लाला लाजपत राय का जन्म कहाँ हुआ था, तो 28 जनवरी 1865 को मोगा जिले के ठुड्डीके नामक गांव में हुआ था। हमें ये मौका मिला, सौभाग्य मिला था, मैं भी लाला लाजपत राय के गांव में गया हूं और वहां पर उनकी विशेष जो मूर्ति लगी हुई है और जो संग्रहालय है, जो इनके नाम से विद्यालय बना हुआ है, वहां पर हम गए थे और इनको बाकायदा देखकर आए हुए हैं। आप लोगों को भी यदि मौका मिले तो आप मोगा जाइए और लाला लाजपत राय साहब के जो पुश्तैनी घर है उसको आप लोग देख कर आइए। तो हम लोग इसके विषय में आज पढ़ रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1919। और इसी एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि अवध अर्थात लखनऊ में एक दीवानी न्यायालय की स्थापना की गई। दीवानी न्यायालय की स्थापना की गई। बाद में 1948 में इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जोड़ दिया गया और वही दीवानी न्यायालय बाद में लखनऊ बेंच यानी कि हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है वही दीवानी न्यायालय आज लखनऊ बेंच जो हाई कोर्ट है वो न्यायालय बनी। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा भारत शासन अधिनियम 1919। इसको हम लोग विस्तार से एक नोट्स के रूप में देखते हैं। तो कृपया आप लोगों के लिए मैं ये नोट्स तैयार करता हूं, क्योंकि ये नोट्स आपको बहुत ही रेयर केस में मिलेगी। आप लोग पूरी किताब पढ़ोगे, चैप्टर पढ़ोगे, तब आपको नोट्स कहीं से मिलेगी। आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए ब्रिटिश संसद ने इस एक्ट को पारित किया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से कौन सा एक्ट जाना जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने इसकी प्रस्तावना की घोषणा 20 अगस्त 1917 की किया था। इस एक्ट की जो प्रस्तावना थी 20 अगस्त 1917 को किया गया था, इसीलिए इसे अगस्त घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अगस्त घोषणा पत्र किसे बोला जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 को अगस्त घोषणा पत्र के भी नाम से जाना जाता है। इस एक्ट की रिपोर्ट जुलाई 1918 में प्रकाशित हुई। यह एक्ट 1919 में बना, लेकिन इसे 1921 में लागू किया गया। अब इस एक्ट की महत्वपूर्ण विशेषताएं आप देखिए। इसके द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया। निम्न सदन को केंद्रीय विधान सभा कहा गया। निम्न सदन को केंद्रीय विधान सभा कहा गया कब? 1919 में। और इसमें कुल 145 सदस्य थे। निम्न सदन में 145 सदस्य तथा उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया, इसमें 60 सदस्य थे। तो आप देखेंगे कि जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है इसी एक्ट के माध्यम से प्रेरित है, क्योंकि जो हमारी लोकसभा है उसे हम लोग निम्न सदन कहते हैं और जो हमारा राज्यसभा है उसे हम उच्च सदन कहते हैं। और उस जमाने में उस समय राज्य परिषद कहा जाता था। इसमें 60 सदस्य हैं। अब दूसरी विशेषता है वार्षिक बजट पर बहस करने, पूरक प्रश्न पूछने तथा साथ ही साथ मतदान करने का अधिकार भी मिला। नंबर तीसरी, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आने लगे, यानी कि जो राज्यों में सरकार बनती थी वो जनता के द्वारा सीधे चुनकर आने लगे। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट से मानी गई है? भारत शासन अधिनियम 1919 से मानी गई। इस एक्ट के द्वारा सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हुआ कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। द्वैध शासन प्रणाली को हमने विस्तार से चर्चा कर दिया। क्योंकि
इसी एक्ट की दूसरी 5वीं नंबर की विशेषता देखिए, इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय सूची व प्रांतीय सूची का निर्माण किया गया। केंद्रीय सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को तथा प्रांतीय सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय सरकार को दिया गया। तो अब जो क्या इन्होंने क्या किया कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का अर्थ है कि प्रांतीय सूची के विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। नंबर 1 आरक्षित भाग, इसमें ऐसे विषय रखे गए जो अधिक महत्वपूर्ण के थे, जिस पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी को था। जैसे वित्त हो गया, वित्त विभाग और पुलिस विभाग इन्होंने अपने पास ट्रांसफर कर लिया। फिर हस्तांतरित भाग, इसमें ऐसे विषय रखे गए जिस पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय मंत्रियों को दे दिया गया। शिक्षा और कानून व्यवस्था, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था दे दिए कि आप लोग कानून बनाइए। हाँ, सीधी सी ये देखिए ऐसी बात है कि शिक्षा तो आपको दे दिए और पैसे वाला विभाग ये अपने पास रख लिए। अब आप उसमें क्या कानून बनाओगे? तो इसका काफी जो है विरोध किया गया था। द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता लायोनिल कार्टिस थे। मेस्टन समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रांतीय सूची का बंटवारा किया गया था। विवाद की वजह से इसकी समीक्षा करने के लिए मूडी मैन कमेटी का गठन किया गया, जिसमें एक सदस्य जिन्ना भी था। यह प्रणाली 1926 से 1936 तक चली। अगला देखिए नंबर 8, इस एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व विस्तार किया गया। इसमें मुसलमानों के साथ साथ सिखों को भी अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। नंबर 9, इसी एक्ट के द्वारा भारत के लिए हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त, एक महालेखाकार, कंप्ट्रोलर जनरल इंडिया जो इंग्लिश में बोलते हैं, फिर उसके बाद लोक लेखा समिति एवं एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगली कंडीशन देखिए नंबर 10, इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि इस एक्ट बनने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा और वह भारत में घूम घूम कर इसकी समीक्षा करेगा या पता लगाएगा कि शासन एवं शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है। यही साइमन कमीशन के रूप में 2 वर्ष पूर्व अर्थात 1927 में ही गठित हो गया और यह भारत आ गया। इसमें 7 सदस्य थे, सभी के सभी अंग्रेज थे। इसी वजह से इसका ज्यादा पुरजोर विरोध किया गया और यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में पहुंचा। इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने लाहौर में लाठियों की चोट से शहीद हो गए। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में रखी और इसकी एक और विशेषता थी कि लखनऊ यानी अवध दीवानी न्यायालय की स्थापना इसी एक्ट के माध्यम से की गई। बाद में 1948 में इस दीवानी न्यायालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जोड़ दिया गया और यही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के नाम से फेमस हो गई। प्यारे दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा कि भारत शासन अधिनियम 1919 इसकी पूरी संपूर्ण विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ा और आप देख रहे होंगे कि हमारे संविधान के विकास में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके जो आगे आने वाला है भारत शासन अधिनियम 1935, उसमें भी बहुत सारी विशेषताएं बताई गई हैं। उसको हम लोग विस्तार से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।